Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 28th of December. So on the extreme left-hand side, the first news which we are going to discuss is nasal vaccine to cost rupees 800 in private centers. So अभी तक हमने हमारे देश में देखा बहुत सारी वैक्सीन्स थी, जैसे कोविशील्ड हमने देखी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पुणे के द्वारा बनाई गई। देन हमने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन देखी। देन उसके स्पुतनिक, काफ़ी सारी वैक्सीन हमारे देश में, और जिस तरीके से पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस हमारे देश में चला है वो अपने आप में कमेंडेबल है। अब यहाँ पे उसी प्रोसेस में एक वर्ल्ड की, आप कह सकते हैं, पहली नेजल वैक्सीन, दैट मीन्स अभी तक जो हमने वैक्सीन देखी वो कहीं ना कहीं मसल्स में यहाँ पे लगाई जा रही थी, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स यहाँ पे वैक्सीन आई है, और इसको कहीं ना कहीं 18 प्लस के लिए एज ए बूस्टर डोज यहाँ पे CDSCO, दैट मीन्स जो हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड वे ऑफ वैक्सीनेशन। सो दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमारे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बेसिकली इस वैक्सीन का नाम क्या है, दैट इज इनकोवैक इसका नाम है। सो इट मस्ट बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो हमें पता होना चाहिए कि पहली जो नेजल वैक्सीन है दैट इज इनकोवैक। देन द सेकेंड न्यूज, उसी के बाद में आज के एनालिसिस में हम काफ़ी सारी न्यूज ऐसी पढ़ेंगे दैट इज रिलेटिंग टू दिस वैक्सीन, राइट। और स्पेशली कुछ एडिटोरियल्स भी जो हम पढ़ेंगे वो भी उसी से रिलेटेड रहेंगे रिगार्डिंग कोविड, इंक्रीज इन कोविड केसेज और डेथ्स इन द वर्ल्ड। देन सेकेंड इज स्टेट्स टेस्ट कोविड यूनिट्स टू रिव्यू प्रिपेयर्डनेस। The exercise checked the availability of hospital beds, oxygen ventilators, support following a directive from the center. India reported fewer than 200 COVID cases on Tuesday. So यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि जैसा हमने कल भी हमारे एनालिसिस में डिस्कस किया था कि जो स्थिति हमारे देश में है और जिस तरीके से वर्ल्ड में, स्पेशली चाइना में, यूएस में, सभी जगह यहाँ पर थोड़े थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इतनी यहाँ पर हद तक बढ़ चुकी है, तो उसके बाद यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, कल ही हमने डिस्कस किया था कि एक मॉक ड्रिल स्टार्ट करिए। मॉक ड्रिल बेसिकली क्या होती है कि अपनी प्रिपेयर्डनेस की हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, वैक्सीन, सभी चीज़ों के ऊपर किस तरीके से हमारी कहीं ना कहीं स्थिति है। रीज़न बीइंग कि अभी हमारे देश में ऐसी कोई वेव नहीं है, बट आने वाले समय में जो स्पेशली सिचुएशन है और जिस तरीके से बाकी सारे देशों में, चाइना की स्थिति हमने ऑलरेडी देखी जहाँ पे बहुत सारे केसेस है, तो ऐसी स्थिति अगर हमारे देश में आती है जिसको फोर्थ वेव अगर हम कह सकते हैं, तो उसके लिए किस तरीके की हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की प्रिपेयर्डनेस है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, उसके लिए यहाँ पे जो है इसके लिए काम किया जा रहा है। तो इसीलिए जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके डायरेक्शन में सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में जो हेल्थ ऑफिशियल्स है उनसे यहाँ पर बातचीत करके उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूरी डिटेल्स यहाँ पर निकाली गई कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पे स्थिति यहाँ पर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अनदर न्यूज जो हमने कल भी पढ़ी थी, दैट इज महाराष्ट्र हाउस पासेस रिजोल्यूशन ऑन कर्नाटका विलेजेस। सो आपको अगर कर्नाटका महाराष्ट्र का क्या बेसिकली बॉर्डर इशू है, स्पेशली बेलगावी सिटी का इतना रेफरेंस क्यों है, बिकॉज बेलगावी का कल हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था कि बेलगावी सिटी ही क्यों, एक तो ये बॉर्डरिंग है, प्लस कर्नाटका क्या करता है कि, और आपने हर साल देखा होगा कि हर साल स्पेशली ये जो विंटर आता है इसी में इशू बार बार वापस से अराइज हो जाता है। तो उसका रीजन ये है कि कर्नाटका ने क्या कर रखा है, कर्नाटका का जो बाकी सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो गया, मॉनसून सेशन हो गया, तो वो क्या किया जाता है, वो उनकी बेंगलुरु सिटी में किया जाता है जो उनकी कैपिटल है। बट कर्नाटका ने इस तरीके से कर रखा है कि जब उनका विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो रहेगा, जो इस समय होता है हमेशा, तो वो उसके लिए जो सिटी निर्धारित की है दैट इज बेलगावी, जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, और उसके बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में इशूज है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि हर साल, ये ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर इशू रहता है, बट स्पेशली जब ये दिसंबर नवंबर का मंथ, जब यहाँ पे विधानसभा यहाँ पे स्टार्ट होने वाली होती है कर्नाटका में, उसके पहले ही यहाँ पे इशू होता है। अभी भी यहाँ पे लगभग 18 से 20 ऑफ दिसंबर के बीच में विधानसभा स्टार्ट होने की बात थी यहाँ पे बेलगावी में, और उसी के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र के जो लीडर्स है वो यहाँ पर आ जाते हैं और ये प्रोटेस्ट पूरा हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि महाराष्ट्र के हाउस ने, जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया रिगार्डिंग कर्नाटका विलेजेस, जिसके बारे में डिस्प्यूट यहाँ पर चल रहा है, और जिसके बारे में कल भी हमने देखा था कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के श्री उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने यहाँ पर बोला था कि कुछ विलेजेस, कुछ जगहें हैं जहाँ जो डिस्प्यूटेड है उनको अलग से यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बना देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी पार्ट हम स्किप कर सकते हैं। सिटी पार्ट में बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट जो पेज पे हमने न्यूज पढ़ी थी रिगार्डिंग कोविड मॉक ड्रिल्स, उसका फर्दर इलेबोरेशन ही, और यहाँ पे बेसिकली दिल्ली की स्थिति बताएगी कि दिल्ली में यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि अगर वैक्सीन के लिए पिछले हफ्ते हमने देखा था दिल्ली के जो सीएम है श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने लोगों को बोला था, लोगों को कहीं ना कहीं आह्वान किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोज यहाँ पर लगाइए। और अभी हमारे देश की स्थिति देखते तो बूस्टर डोज
लगभग 24 to 25% लोगों ने ही अभी तक लगाया, तो रिमेनिंग 75% लोगों को बूस्टर डोज लगाना चाहिए। ये हमारे देश की स्थिति। बट दिल्ली में भी स्थिति ऐसी है कि काफ़ी कम लोगों ने बूस्टर डोज लगाया, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर मैं बात करूँ जो एलिजिबल है। तो उसी के लिए दिल्ली की क्या स्थिति है, दिल्ली में बेसिकली क्या हो रहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जो शॉट्स है वही कहीं ना कहीं कम है, तो उसकी अवेलेबिलिटी को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया गया। देन ऑन द स्टेट्स न्यूज, काफी सारी न्यूज पॉलिटिकल थी, तो पॉलिटिकल न्यूज इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कर्नाटका महाराष्ट्र की न्यूज इसलिए डिस्कस करें क्योंकि थोड़ा सा बाउंड्री डिस्प्यूट उन दोनों स्टेट्स के बीच में यहाँ पर है। This we can skip. Okay, then we come down directly to the editorial part. So what the title of the editorial says, handling the fallout of China's wilted कोविड स्ट्रेटेजी। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में जैसा मैंने आपको बताया कोविड की जो स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। सो यहाँ पे हुआ क्या है, ऑथर ने ये बताया कि चाइना की अभी जो करंट सिचुएशन है उसी की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं और जो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में सिचुएशन है। और उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ रीजन साइड किए जो हमने पहले देखे थे। पहले जैसे 3 साल पहले का एग्जांपल, जब चाइना में सबसे पहले केसेस यहाँ पर स्टार्ट हुए थे और उसी के बाद क्या हुआ था, धीरे धीरे हमने देखा था चाइना ने उसके लिए कुछ यहाँ पे लोगों को या सभी समूचे विश्व को यहाँ पर नहीं बताया था और उसी के बाद सभी जगह एक डिवास्टेटिंग यहाँ पर वेव आती है और काफी लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या बात की है कि स्ट्रेटेजी एक्सपेरिमेंटेशन चाइनाज पॉलिसी। सो यहाँ पे ऑथर ने 2 चीजों की बात करी है कि कोविड को रोकने के लिए आप 2 चीज कर सकते हैं। फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके यहाँ पे स्थिति है कि आप क्या करें, हर्ड इम्यूनिटी कर दें। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि सभी को ही अगर कोविड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सबके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएगी और कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बट इसमें रिस्क बहुत है क्योंकि जो एल्डरली पीपल्स है और काफी सारे लोग हैं उनके डेथ होने की काफी स्थिति है, राइट। और सेकंड आप क्या करिए, आप चाइना की स्ट्रेटेजी फॉलो करिए और 0 कोविड पॉलिसी कर दीजिए या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दीजिए और ये सब आप कर सकते हैं। और आपकी वैक्सीन भले अच्छी हो या खराब हो बट आप उस पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इस तरीके से दिखाएं कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट है। तो ये 2 तरीके हैं। बट यहाँ पे चाइना ने क्या किया है और कहीं ना कहीं ऑथर ने जो है WHO के ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया इनडायरेक्टली कि ये बोला कि जब ये एक पेंडेमिक आता है, पेंडेमिक मतलब दैट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर टेरिटरी और ए पर्टिकुलर कंट्री, राइट, सभी जगह होता है। तो अगर ये सभी जगह है तो वर्ल्ड को या सभी देशों को यहाँ पर साथ में आके यूनानिमस स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी कि हम कैसे इस पर रोकथाम करें या कैसे अपने देश में इसको रोकें, ताकि बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि इतने समय तक बाकी सारे देश यहाँ पे फाइट कर रहे थे, तब चाइना में शांति थी। अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। और ये जो वेरिएंट्स है, अभी ओमिक्रॉन का वेरिएंट चल रहा है और अभी चाइना में भी जो केसेस आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो हालांकि इंडिया में भी हमने कुछ स्टेट्स में पिछले 2-3 महीने पहले भी हमने ओमिक्रॉन से रिलेटेड केसेस यहाँ पर देखे थे। बट किसी भी कह सकते हैं कि वैक्सीन का सब लीनिएज आता है या उसका और ज़्यादा केसेस आते हैं या उससे रिलेटेड जीनोम सीक्वेंसिंग अगर प्रॉपर्ली नहीं की जाती तो इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी ऑथर ने यहाँ पर हाईलाइट किया है अलॉन्ग विद दिस कि अभी जो यहाँ पर वेव चल रही है उसको किस तरीके से इंडिया ने किस तरीके से केटर किया, इंडिया किस तरीके से उस पर काम कर रहा है और कैसे इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी रही है उसको भी यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे database, data means in the 21st century, if I talk about data is a new normal and data is a tool from which a lot of companies are earning. If I talk about Google, Facebook by using SEO, all these methods. So what the author has cited that कि एक तरफ जहाँ पे सभी देश अपना अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, अभी 25 दिसंबर को चाइना ने यहाँ पर अपना जो कोविड से रिलेटेड डेटा है उसको शेयर करना भी बंद कर दिया। तो इसकी वजह से स्थिति क्या हो रही है कि अब हमें पता ही नहीं कि चाइना में एक्चुअल स्थिति वहां पर है क्या। अगर वो स्थिति हमें पता चल जाएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर तो हम उस तरीके से स्टेप्स ले पाएंगे। बट नाउ इफ वी सी द सिचुएशन एवरीथिंग इज अंडर ए ब्लीक, मतलब हमें पता ही नहीं है कि वहां पे क्या स्थिति है और हम अपने अनुसार जो हम कर सकते हैं बेस्ट ऑल्टरनेट दैट वी आर डूइंग इन द कंट्री। तो यहाँ पे ऑथर ने जो करंट सिचुएशन यहाँ पर चाइना है और उसकी वजह से वर्ल्ड में क्या उसका रिपरकशन हो रहा है और क्या पूरी सिचुएशन है और इंडिया किस तरीके से टैकल कर सकता है और बाकी सभी देशों को साथ में आके कैसे इसके ऊपर काम किया जा सकता है, उन सब चीजों को यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया है। ओके, देन द फर्स्ट ओपिनियन दैट इज स्टेइंग प्रिपेयर्ड, इंडिया नीड्स टू स्केल अप द पेस ऑफ इट्स जीनोम सीक्वेंसिंग। सो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि आज जैसे मैंने आपको कहा था कोविड से रिलेटेड काफी सारी हम न्यूज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि जो स्थिति यहाँ पर अभी है हमारे देश में, क्योंकि अभी जिस तरीके का वैक्सीनेशन यहाँ पर हमारे देश में चल रहा है, मोर देन 220 करोड़ डोजेज वैक्सीन डोजेज यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अब हमारे देश में
कोविड नहीं आएगा ऐसा हम कह नहीं सकते, बट क्या होता है कि जब जब नए नए वेरिएंट्स आते हैं तो वो एक सिचुएशन यहाँ पर डेट्रीमेंटल हो जाती है। जैसे हमने पहले देखा था फर्स्ट वेव के समय जब अल्फा वेरिएंट था, देन सेकंड वेव जो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग थी, सबसे ज़्यादा जिसने जान यहाँ पर गई थी हमारे देश में कहीं ना कहीं, तो उस वजह उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या हुआ था, तब डेल्टा वेरिएंट था जो सबसे डेडली माना जाता है और जो सबसे पहले इंडिया में ही पाया गया था। तो अब यहाँ पे ऑथर का ऐसा मानना है कि जो भी सिचुएशन है, इंडिया ने ऑलरेडी अच्छे स्टेप्स ले रखे हैं और अभी जो रिसेंटली यहाँ पर डिसीजन लिया गया है कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनका 2% रैंडम यहाँ पर कह सकते हैं कि सैम्पलिंग यहाँ पर की जाएगी और कहीं ना कहीं कुछ अगर कोविड के केसेस भी आते हैं तो उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी। जीनोम सिक्वेंसिंग से बेसिकली होगा क्या कि हमें पता लग पाएगा कि किसी को अगर किसी को इफ समवन इज इन्फेक्टेड विद कोविड वायरस तो वो कौन सा मतलब वेरिएंट है, तो उससे क्या होगा, डिटेक्शन ईजी रहेगा, कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ईजी रहेगा और लोगों के लिए भी आसानी रहेगी। क्योंकि अनलाइक इफ सीधा सिचुएशन, क्योंकि हर वायरस का अपना अपना कह सकते हैं कि कितना इफेक्ट होता है वो अलग अलग है। जैसे मैंने बताया आपको कि डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा डेडली था और वही हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें जो पिछले साल हमने इसी साल हमने जनवरी मंथ में देखा था, जो हमारे देश में आया था, तो उस समय क्या देखा था कि वो इतना डेडली नहीं था, मतलब डेडली था, लोग पॉजिटिव हो रहे थे बट डेथ्स नहीं हो रही थी। तो वायरस कौन सा है कौन सा, ये तभी पता चल पाएगा जब हम प्रॉपर्ली यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पर करेंगे। तो उसको भी यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया है कि और अभी जो यहाँ पर वेरिएंट है दैट इज B5.7 यहाँ पे चल रहा है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर केसेस चाइना में आ रहे हैं। देन सेकेंड एडिटोरियल पे आते हैं। सेकेंड एडिटोरियल यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स लेबर्स की बात करता है। सो व्हाट्स द टाइटल सेज इज अ रिटेलिंग ऑफ द इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स plight। सो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि अभी अभी हमने 18 दिसंबर को 10 दिन पहले इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, राइट। सो डे की अगर बात करें, डे हो गया या थीम हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने हमारे एग्जाम में देखे, तो आपके लिए ये थोड़ा सा आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो हमने 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया, इसकी थीम क्या थी इस साल के लिए, दैट मीन्स 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के लिए। यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। देन यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जब से हमने कोविड की सिचुएशन देखी है कि काफ़ी सारे लोगों की जान गई है, जब से हमने कोविड की सिचुएशन देखी, काफ़ी सारे लोगों की कहीं ना कहीं यहाँ पर जॉब्स यहाँ पर चली गई। और माइग्रेंट्स बेसिकली होते कौन है, दोज पीपल हु शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ अ बेटर अपॉर्चुनिटी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहता है, कोई एक पर्टिकुलर जगह पर रहता है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में रहता है और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक अच्छी इनकम अर्न कर सके, उसकी फैमिली को अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख सके, उसके लिए एक दूसरे देश में, दूसरी सिटी में यहाँ पर माइग्रेट करता है, उसको हम बेसिकली माइग्रेंट वर्कर या लेबर यहाँ पर कहते हैं। सो इंडिया से भी बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ से जाते हैं और बाहर काम करते हैं, तो उनके लिए एक साउंड पॉलिसी यहाँ पर, हालांकि कानून है हमारे देश में बट लगभग वो 40 साल पुराना कानून है और स्पेशली कोविड के बाद स्थिति ऐसी होगी कि काफ़ी सारे देशों से लोग फिर से हमारे देश में आए, जो इंडियंस ही थे जो फॉरेन में काम कर रहे थे और जहाँ पे उनकी जॉब चली गई, तो फिर से वो हमारे देश में। और आज ऐसी स्थिति है कि इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और प्लस हमारे, क्योंकि देश भी एक हद तक कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं, वो क्रिएट कर सकता है और प्राइवेट जॉब्स क्रिएट करना, उसके लिए वापस से खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, हालांकि काफ़ी लोगों ने वो भी स्टार्ट किया है। इसी के बारे में बताया कि हमारे देश में भी एक रोबस्ट पॉलिसी होनी चाहिए सो दैट अगर कोई इंडियन अगर कोई बाहर जाके काम करता है और कहीं ना कहीं, और हमने काफ़ी बार देखा है कि उनके जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनका हनन भी होता है, उनको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया जाता, काफ़ी बार सैलरी नहीं दी जाती टाइम पे। तो ये बहुत सारे इश्यूज हमने देखे हैं जो इंडियन माइग्रेंट्स जो है वो बाहर काम करते हैं। तो एक प्रॉपर रोबस्ट पॉलिसी मैकेनिज्म की यहाँ पर ऑथर ने बात की है, तभी जाके जो इतने सारे लोग जो हमारे देश में है जो कहीं ना कहीं बाहर काम कर रहे हैं और जिनको प्रॉपर्ली यहाँ पर कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं बट उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, उसके लिए यहाँ पर ऑथर ने पूरा इसको हाईलाइट यहाँ पर किया है। प्लस एक और चीज हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज इट इज टॉकिंग अबाउट कफाला सिस्टम। सो कफाला सिस्टम बेसिकली होता क्या है, इट इज ए स्पॉन्सरशिप सिस्टम दैट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स। दैट मीन्स जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है और जो माइग्रेंट वर्कर है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको कफाला सिस्टम बोलते हैं। और अभी का रिसेंटली हमारा अगर हम हमारा एग्जाम का पेपर देखेंगे तो वहां पे थर्ड पैसेज जो था दैट वाज अबाउट फीफा, उसमें हमने कफाला सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी देखा था, तो यू कैन चेक इट आउट। और इसी के साथ साथ एशियन लेड कैंपेन की भी यहाँ पे ऑथर ने बात की है,
उसमें बेसिकली क्या बताया कि जो गल्फ रीजन है वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस ऐसे हैं जो वहाँ पे जाके काम करते हैं और काफ़ी सारे लोगों के साथ इस तरीके की सिचुएशन है कि स्पेशली आफ्टर कोविड उनको फिर से हमारे देश में आया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल एक स्टेट का दे रखा है केरला, जहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो उनके साथ क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन वहाँ पे उनकी जॉब चली गई, वो फिर से हमारे देश में आ गए। तो उनके लिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा सके या किस तरीके से वो फिर से अपनी जॉब को रीस्टार्ट कर सके या कुछ नया खुद से स्टार्ट कर सके, उन सब के बारे में यहाँ पे ऑथर ने एक अलार्मिंग सिचुएशन जो अभी हमारे देश में हो रही है उसको हाईलाइट किया है। So in this today's newspaper we have discussed 2 editorials and 1 opinion. Okay, then text and context में आता है, that is first text and context, that is India's bid to beat सर्वाइकल कैंसर। सो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि व्हाट इज कैंसर, कैंसर क्या होता है और इसके लिए कौन सी वैक्सीन है जो हमारा देश, क्योंकि अभी तक अगर देखें हम वर्ल्ड में सर्वाइकल कैंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सेकंड सबसे ज्यादा मोस्ट डेडली है। सबसे फर्स्ट जो है जिससे सबसे ज्यादा वुमेन्स की डेथ जाती है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर और सेकंड जो है दैट इज सर्वाइकल कैंसर। सो ये अपने आप में बहुत डेडली है और लगभग आप एक डेटा आया था जो इसमें बताते हैं कि आप अगर देखेंगे 2020 में एक डेटा आया था जहां पे 6 लाख वुमेन्स की यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर हो गया था और लगभग 3.4 लाख वुमेन्स की यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो आप सोचिए लगभग जितनी महिलाएं इससे इन्फेक्ट हो रही है तो उसमें से लगभग 55-58%, 60% की डेथ हो रही है। तो इसी से इसकी इंटेंसिटी पता चलती है कि ये जो कैंसर है ये अपने आप में कितना डेडली है, सर्वाइकल कैंसर, और इसका ऑलरेडी मैंने बताया कि सेकंड सबसे ज़्यादा मोस्ट डेडली है। तो इसी के लिए हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा यहाँ पर एक गर्व की बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया, दिस इज बेसिकली PPP, दैट मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो काफ़ी बार हम बोलते हैं कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये स्पेशली रेलवेज का हम देखते हैं कि वंदे भारत ट्रेन ये सब PPP मॉडल पे ही चल रही है, तो वो खराब है, देश गलत हाथों में जा रहा है, ऐसे ये सब बोलते हैं प्राइवेट हैंड्स में जा रहा है। बट आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ एक साइड पे, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक दूसरे साइड पे, दोनों ने मिलकर लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय लगा। ये दिस इज नॉट ए स्मॉल प्रोसेस। लगभग सितंबर 2011 में ये स्टार्ट हुआ था और जुलाई 2022 में हमने देखा कि वैक्सीन बनी। दैट मीन्स लगभग 11 साल से ज़्यादा का समय लगा या ऑलमोस्ट 11 साल का समय लगा जब जाके हमारे यहाँ पे ये एक सर्वाइकल की कैंसर की वैक्सीन यहाँ पर बनाई गई है। सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैं कैंसर के बारे में बताता हूँ। कैंसर बेसिकली होता क्या है कि अभी की सिचुएशन में यहाँ पर देखा जाए कि जो हमारी इसको एक तरीके से एक लाइफस्टाइल डिजीज यहाँ पर बताया गया है और आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो जब एक्सपांड होते हैं और वो आपकी बॉडी के दूसरे सेल्स टिश्यूज में एंटर होते हैं या एंटर होने लगते हैं, उससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे कैंसर डेवलप होता है। और ये बेसिकली जो है HPV वायरस यहाँ पर होता है। और ये जो सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि HPV 16 और 18, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, HPV 18। सो ये यहाँ पे बता भी रखा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन। सो ऐसी ही वैक्सीन यहाँ पर बनाई। तो मैंने कैंसर के बारे में आपको बताया और बहुत ज़्यादा डेडली है इसके बारे में क्योंकि कोई ज़्यादा वैक्सीन नहीं है। बट क्या ऐसा है कि ये वर्ल्ड में पहली वैक्सीन है? नहीं। मर्क जो US बेस्ड कंपनी है और उसी के साथ साथ GSK, ये दोनों कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर पे यहाँ पर वैक्सीन बनाई है। बट सबसे जो डेथ्स हो रही है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में हो रही है। रीजन बीइंग ऑफ अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज ये दोनों जो वैक्सीन है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है। आप देखेंगे इनके आप ये वैक्सीन जो है लगभग 3000, 4000, 5000 रुपीज़ की आती है अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें, ये दोनों वैक्सीन मर्क और GSK की। और वही यहाँ पे जो इंडिया के द्वारा जो वैक्सीन है, इससे हमारा अल्टीमेटली टारगेट ये रहेगा कि हम ना केवल हमारे देश में जो सर्वाइकल कैंसर के जो वैक्सीन के जो लोग इन्फेक्टेड है उनको हम बचाएं, बट इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड में भी जो दूसरे देश है, जो छोटे देश है जहाँ पे बहुत सारी महिलाओं की इसकी वजह से जान जा रही है, तो उसके लिए भी यहाँ पे काम कर सके सो दैट जो डेथ है उनको रोका जा सके। तो ना केवल इजी अवेलेबिलिटी बट इवन अफोर्डेबिलिटी भी कहीं ना कहीं इससे इंडिया यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। और इस वैक्सीन का बेसिकली यहाँ पर नाम रखा गया है सर्वावैक, दैट इज CERVAVAC। ठीक है, सो ये यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। और
इट इज लाइकली टू बी रोल्ड आउट बाय मिड 2023। दैट मीन्स लगभग 6 से 7 महीने में हम देखेंगे कि इसको यहाँ पर रोल आउट कर दिया जाएगा और ये मार्केट में यहाँ पर अवेलेबल होगी। अब अगर इस वैक्सीन की बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर दी जाएगी, तो 9 to 15 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पर 2 डोज इसके लगेंगे, और जो 15 to 26 ईयर्स ऑफ एज की जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, 3 डोज यहाँ पे दिए जाएंगे। सो ये अपने आप में कैंसर जो अपने आप में एक डेडली डिजीज़ है, और उसके लिए, और सर्वाइकल कैंसर जो मैंने आपको बताया कि जिससे लगभग जो सेकंड सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे देशों में बहुत जान जाती है, और स्पेशली इंडिया लगभग जो ओवरऑल डेथ्स होती है लगभग 23% ऑफ सर्वाइकल कैंसर की जो डेथ्स है वो इंडिया में ही होती है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो एक लॉन्ग पार्टनरशिप रही है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, गवर्नमेंट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सभी कंपनीज ने जिस तरीके से काम किया है उसी का ये परिणाम है कि हमारे यहाँ पे सर्वावेक वैक्सीन यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल आउट लगभग आने वाले 6 महीने में हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देन नेक्स्ट न्यूज इज इलेक्शन कमीशन टू बिगिन डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन आसाम टू यूज सेंसस फिगर्स ऑफ 2001। सो यहाँ पे हमें समझना है सबसे पहले कि बेसिकली डीलिमिटेशन होता क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे देश में जितने स्टेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज राजस्थान, राइट। और राजस्थान में जब आप लोकसभा की सीट्स देखेंगे तो 25 लोकसभा की सीट्स आती है, राइट। और वही आप उसी का पड़ोसी देश मध्य प्रदेश देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ एरिया वो सेकेंड है, बट जो लोकसभा की सीट्स आती है वो 29 आ जाती है। तो एरिया वाइज तो राजस्थान बड़ा है, बट नंबर ऑफ सीट्स तो यहाँ पे ज़्यादा है। और बात कर लेते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या बिहार की बात करते हैं, बिहार तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से ऑब्वियसली छोटा इन टर्म्स ऑफ एरिया। बिहार में 40 लोकसभा सीट्स है और वही उत्तर प्रदेश में उसकी डबल 80 लोकसभा सीट्स है। तो ऐसे कैसे कि अगर एरिया बड़ा है तो आपके पास नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होनी चाहिए, बट डीलिमिटेशन में ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता क्या है कि इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शंस में ऐसा होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, और उसी के बाद में ये डिसाइड होता है कि कितनी सीट्स यहाँ पर रहेगी। इवन हम विधानसभा की बात करते हैं तो वैसा भी वहाँ भी वैसा ही है, जहाँ जिस तरीके से राजस्थान में 200 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है, मध्य प्रदेश में 230 है, और वही आप यूपी में जाते हैं तो 403 है। हरियाणा जो एक छोटा राज्य है जहाँ पे 70 सीट्स है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी क्या किया, डीलिमिटेशन यहाँ पर स्टार्ट किया है। कहाँ पे, आसाम में स्टार्ट करने की यहाँ पर कहने की अनाउंसमेंट किया है। सो डीलिमिटेशन बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो एरिया है, टेरिटरी है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो है, और उसमें जितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाए कि कितनी लोकसभा सीट्स या कितने में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगी। सपोज ये एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा स्टेट है तो आप उसको इक्वली डिवाइड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग रहते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 लाख लोग रहते हैं और एक में 2 लाख लोग ही रहते हैं। तो क्या हो सकता है कि हमारे देश में हम देखते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत होती है। इस छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से लोग ज़्यादा आते हैं तो कहीं ना कहीं उसी का रिप्रेजेंटेटिव बार बार चुना जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि सभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट एक लमसम होना चाहिए। गैप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, राइट। गैप नहीं होना चाहिए, एक कह सकते हैं आप सिमिलर सिचुएशन होनी चाहिए ताकि एक प्रॉपर जो क्योंकि अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू द सेम विधानसभा, दे आर गोइंग टू द सेम लोकसभा, और रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहे हैं, पब्लिक का कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक पर्सन 10 लाख लोगों का कर रहा है, एक पर्सन 2 लाख लोगों का ही कर रहा है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए हमारे यहाँ पे डीलिमिटेशन होता है। इसके पहले हमने देखा था डीलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में, हमने देखा था जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू रीजन में जहाँ पे 37 सीट्स हुआ करती थी, उसको वहाँ की सरकार डीलिमिटेशन जब से हुआ तब से 43 सीट्स यहाँ पे जम्मू रीजन में कर दी गई, और जो कश्मीर रीजन है जहाँ पे 46 सीट्स हुआ करती थी पहले, अब उसको 47 कर दिया, राइट। तो पहले जो 90 सीट्स हुआ करती थी अब उसको बढ़ा के यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे कर दिया गया। सो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि अब यहाँ पे क्या हुआ है, आसाम में स्टार्ट हुआ। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हालांकि थोड़ा सा पॉलिटिकल है, बट वो एग्जांपल कहता है कि 2011 में जब उत्तर प्रदेश में श्रीमती मायावती जी जब वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, तब उन्होंने यहाँ पर एक बात की थी और उन्होंने इसका अनाउंस किया था कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, यूपी, उसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सपोज 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अगर वो करेंगे तो उनका जो वोट बैंक है वो उसके बेसिस पे करेंगे। तो कैसा होगा कि एटलीस्ट 4 में से हो सकता है 1 या 2 भाग तो ऐसे रहे, पार्ट ऐसे रहे जहाँ पे उनकी सरकार हमेशा ही रहे, बिकॉज ऑफ द कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या जो भी जिस तरीके की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में हमारे देश में होती है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इसी को देखते हुए डीलिमिटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और समय समय पर डीलिमिटेशन होता रहता है।
और जम्मू कश्मीर में भी क्यों हुआ और डिलिमिटेशन करता कौन है ये भी बता दूं। जम्मू कश्मीर में होने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर बिकॉज आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ये ऐसी बात थी कि जम्मू कश्मीर को अब फिर से, क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी बट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ये हमारे यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया था, इवन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा एज वेल। और डिलिमिटेशन इसलिए वहां पर हुआ। और डिलिमिटेशन में बेसिकली होते कौन कौन है, कौन कौन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते, देयर आर 3 पर्सन्स। फर्स्ट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मेन इलेक्शन कमिश्नर है। सेकंड इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अभी यहाँ पे कौन होंगे, जो आसाम के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो। और तीसरा पर्सन इज कोई भी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज। तो जम्मू कश्मीर वाले जो डिलिमिटेशन था उसमें श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी थे, जिन्होंने हु वाज द फॉर्मर दिस सुप्रीम कोर्ट जज, तो उन्होंने इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा यहाँ पे कंडक्ट किया था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, आसाम में यहाँ पे डिलिमिटेशन होगा और उसी के बारे में जो डिलिमिटेशन हमें समझ आ गया। अब आसाम में जो होगा उसके रिलेटेड अपडेट हम देखते रहेंगे आने वाले समय में। और ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसके अंतर्गत किया जाता है, दैट इज सेक्शन 8A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट इट वुड बी इजी। सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके अंतर्गत ये बेसिकली यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल। ओके, सो देन वी कम डाउन टू द वर्ल्ड सेक्शन। सो वर्ल्ड सेक्शन में दिस न्यूज दैट इज Taiwan extends mandatory military service to 1 year citing threats from China. So जैसा हमने पहले भी हमारे कुछ एनालिसिस में डिस्कस किया है कि चाइना और ताइवान के जो इश्यूज़ है वो अपने आप में बहुत बड़े, और जिस तरीके से चाइना क्लेम करता है कि ताइवान तो हमारी ही टेरिटरी है, और जब भी हम उसे मतलब क्लेम, हमेशा से हमारा क्लेम है ही है और हम उसको कभी भी एनेक्स कर सकते हैं। स्पेशली जब से रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन पर अटैक किया है ऑन दिस ईयर ओनली 24 फरवरी, तो उसके बाद ऐसी भी संभावनाएं लग रही है कि क्या पता चाइना ताइवान की भी ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं हो जाए। तो इसी के लिए चाइना अपनी ऑलरेडी यहाँ पर जो प्रिपेयर्डनेस है उसको तैयार कर रहा है। और जो पहले यहाँ पे रूल हुआ करता था कि एटलीस्ट कुछ समय तक 4 महीने तक जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मिलिट्री पे सर्व करना है, सभी लोगों को जो एलिजिबल है। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, उसको यहाँ पे बढ़ा के, पहले उसको वापस ले लिया गया था, अब यहाँ पे उसका जो टेन्योर है उसको यहाँ पे 1 साल के लिए कर दिया गया। और स्पेशली कीपिंग इन माइंड जो थ्रेट्स है चाइना से, और स्पेशली ये जो इशू है काफ़ी लंबा इशू है, बट जब से यहाँ पे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो यूएस की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, जब से वो यहाँ पे ताइवान में आई है उसके बाद से हमने देखा कि ये इशू और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया। और स्पेशली जिस तरीके से चाइना और यूएस की जो रिलेशंस है, और स्पेशली चाइना ताइवान को जिस तरीके से यहाँ पर यूएस सपोर्ट करता है, उसको बैकिंग देता है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो इशूज़ है दोनों देशों के बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में, वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस वॉज ऑन द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन पे वही न्यूज़ मुझे लगी जो इंपॉर्टेंट लगी अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी बिजनेस में आई डेंट फाइंड एनी न्यूज़ टुडे। अदरवाइज इकोनॉमी सेक्शन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी बार हम देख लेते हैं कि इकोनॉमी सेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। हमने पहले भी देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड पैसेज पूछा गया था। हमारे रिसेंट एग्जाम में भी हमने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पैसेज देखा। तो ऐसा नहीं है कि हम इकोनॉमी सेक्शन को कहीं ना कहीं डिस्काउंट करते हैं, बट येस, और इवन अब तो स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड भी न्यूज़ पूछी जाती है। सो कोई भी न्यूज़ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट रहेगी हम डेफिनेटली उसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो हियर एन आई कंक्लूड टुडेज सेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।